नमस्कार मित्रों, आप सबका कुछ बातें बात में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अब आज के वीडियो पे। आज का वीडियो का टाइटल है खतरनाक खेल बिहार से चालू हो गया है। दोस्तों ये खेल है भारतीय समाज को तोड़ना, ठीक है? खासकर जो हिंदू समाज है उसको तोड़ना। और तोड़ना किस लिए है? ताकि उस टूटे हुए समाज को वो अच्छे से उस पे शासन कर सकें या फिर सत्ता में वापसी कर सकें, ठीक है? और वो कैसे सुनिश्चित होगा? उसके लिए उन्हें हिंदू समाज को जातियों में बाँटना है। ठीक है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि पिछले 9 साढ़े 9 साल के अंदर जो हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, वो प्रधानमंत्री मोदी या फिर भाजपा या फिर एनडीए के पीछे काफ़ी स्ट्रॉन्गली खड़ा हो गया है। और ये जो सरकारें अभी की हैं जो क्या बोलते हैं विपक्ष अभी का जो है, उसको ये समझ नहीं आ रहा है या फिर ये कहिए कि उनको ये समझ आ गया है कि अगर वापसी करनी है, ठीक है? तो हिंदू समाज को जब तक आप जाति में नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप वापस नहीं आ सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए पहला कदम क्या था कि भाई उन्हें कास्ट बेस्ड सेंसस करना था और पिछले 2 डेढ़ 2 साल से आप देख रहे थे कि जैसे बिहार में जिस तरह से कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हो रही थी या फिर कांग्रेस जिस तरह से कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रही थी, ठीक है? वो जो है पहले तो सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, वहाँ से रोक लगी, उसके बाद फिर उन्होंने इजाज़त दे दी या फिर जैसे भी हो वो काम हो गया है और उसका जो बेसिकली जो आज जो है बिहार कास्ट बेस्ड सेंसस जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, ठीक है? और उस उसका जो डेटा आया है, ठीक है? तो उसमें हर एक जाति के अलावा, हर एक जाति के आगे उसका परसेंटेज दिया गया है, ठीक है? यादव आपका 14% 14-15% है, ठीक है? अ, आपका क्या कहते हैं आपका बनिया जो है सवा 2% है, ब्राह्मण पौने 4% है, राजपूत 45 है परसेंटेज है। उसी तरह से हर एक जातियों का जो है, कोयरी का 4.2% है, कुर्मी 2.8% है, राजपूत 3.45 परसेंटेज है, ठीक है? तो इस तरह से हर एक जातियों का आपका जो है एक एक रिज़ल्ट आया है, ठीक है? उसी के साथ-साथ अगर आप इसको देखिए अगर इन लोगों ने क्या किया है जितनी भी जातियाँ हैं, उनको अब उसके बाद उन्होंने उसको ओबीसी, एससी, एसटी उसमें उसमें बाँट दिया है। तो उसमें ओबीसी की 27% हो गई हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है, महादलित जिसको कहा जाता है, वो अभी आपका हो गया है 36%, एससी, एसटी का जो है 19 अ साढ़े 19% और 1% 1.5% के करीब आपका एससी एसटी का है। ठीक है? और अपर क्लास आप जो सारे के सारे जो आप मानते हैं जिनको अभी इस समय की जो जो स्थिति है जिसमें कि उन्हें कोई क्या बोलते हैं कोई भी क्या बोलते हैं उसको किसी भी प्रकार का उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता है। उनकी संख्या जो है करीब लगभग साढ़े 15% की है, ठीक है? और उसके बाद एक और चीज़ आया वो है कि उसमें 17% जो है, वो आपका मुस्लिम लोगों का है, ठीक है? तो ये बड़ी मस्त चीज़ है, उसमें आपने मुस्लिमों को नहीं तोड़ा है। आप इस उस उसमें बनाइए उसमें पसमानदा मुस्लिम बनाइए, उसके अंदर आपका धोबी, बनिया, ठीक है ना? उसके आप मोची मुस्लिम भी सारे की सारी जातियाँ हैं उसके अंदर, ठीक है ना? लेकिन उसको कुछ नहीं तोड़ा गया है। तो दोस्तों ठीक है, तो उसके बीच में और एक आपका जो कुछ नारे चल रहे थे जिसकी जैसी जनसंख्या उसके हिसाब से उसको अधिकार मिलना चाहिए। तो मेरा सिंपल सा सवाल है नीतीश बाबू से या फिर लालू प्रसाद यादव से, भाई मुस्लिमों का 17% है, क्योंकि आपने तो भाई उसको तो तोड़ा-मोड़ा तो नहीं है ना, ठीक है ना? तो आप अगर उसको आप तोड़ते नहीं हैं, तो आप क्यों तो आप भाई मुस्लिम बना दीजिए एक मुस्लिम को बिहार का मुख्यमंत्री। लालू जी से भी बात कहते हैं कि भाई कम से कम आप उसको वहाँ पे मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम अपने बेटे को हटा के उप मुख्यमंत्री तो बनवा ही दे दीजिए। सही बात है ना भाई? तो ये तो आप कर ही सकते हैं। और लेकिन ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं लालू जी के यहाँ पे। लालू ठीक है और
इ इसके अलावा जो है ये आपने जिसकी जनसंख्या उसकी स्थिति वैसी है, ठीक है? उसके बाद अगर आप ये भी कहें कि भाई लालू जी हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन लालू जी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कैसी करते हैं? आप ये बताइए ना। देखिए देखिए कि जब वो जेल गए तो उन्होंने अपनी अनपढ़ बेटी को और अनपढ़ बीवी को, माफ कीजिए, अपनी अनपढ़ बीवी को मुख्यमंत्री बनवाया, ठीक है। उसके बाद जब नीतीश के साथ जब वो आए तो नीतीश तो मुख्यमंत्री थे, तो उन्हें एक उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए था, देना था किसी को। तो उन्हें अपने जो हाई स्कूल भी जिसने पास नहीं किया उसको अपना मुख्यमंत्री बना दिया। अपने दूसरे बेटे जो कि उसने भी हाई स्कूल पास नहीं किया है, तो उसको भी आपने मंत्री बनवा दिया। तो क्या ये एक सवाल है कि क्या जो यादवों के अंदर कोई ऐसा नहीं है, या फिर जो उनके पार्टी में जो यादव थे, मुझे याद है काफ़ी एजुकेटेड यादव कम्युनिटी से लोग थे, मतलब नेता थे, जो कि लालू यादव से भी अ, पढ़े लिखे और योग्य थे। तो उनको क्यों नहीं आपने उनको क्या बोलते हैं उसको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया? तो ये तो पूरा का पूरा परिवारवाद चल रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल आता है कि पिछले 30 साल से एक यादव मुख्यमंत्री है और साथ-साथ में एक आपका कुर्मी मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार जो है वो कुर्मी समाज से आते हैं। लालू प्रसाद यादव जो हैं 14% 15% वाले यादव समाज से आते हैं, ठीक है। तो भई ये जो समाज हैं, आप तो बिहार में तो कोई भी अगड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, जो भूमिहार या ये सब जो है, वो लोग तो मुख्यमंत्री भी नहीं बने, ना ही वो क्या बोलते हैं उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है ना? तो भाई आपने पिछले 30 सालों में आपने क्या प्रगति किया है? जो महादलित जो समाज है या फिर जो महापिछड़े जो समाज है, चाहे एससी, एसटी, आपका जितने भी समाज जिनकी बातें आप करते हैं, ओबीसी समाज की बात करते हैं, चाहे कांग्रेस भी अभी आजकल ओबीसी राहुल गांधी कहते हैं कि भाई देखिए ओबीसी समाज जो है भारत का 80% है, ठीक है। 63% 70% आप बातें करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ सेंटर में सिर्फ 3 सेक्रेटरीज जो हैं ओबीसी समाज से आते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है बिहार के नेताओं से कि भाई आप 30 साल से थे, तो आपने ऐसे क्या-क्या कदम किए कि जिससे कि वहाँ पे जो जो विभिन्न अ, भार क्या बोलते हैं हिंदू जातियाँ हैं उसमें क्या कहते हैं उसको उनको बल मिले, वो प्रगति की राह पे बढ़ें। और कांग्रेस से ये सवाल है कि भाई आपने आपने तो लगभग 50 साल के से ऊपर के करीब उन्होंने शासन किया है देश पे। तो आपने ऐसा क्या किया जिसके कारण ये सारी की सारी जातियाँ जो भी हैं ऊपर आती, ठीक है ना? तो ये सवाल है। उसके बाद फिर ये भी सवाल है भई, अगर आप देखें बिहार की स्थिति पर कैपिटा इनकम में, तो भारत के सबसे निचले स्तर पे बिहार का पर कैपिटा इनकम है, ठीक है? तो भाई आपने 30 साल रहे उसके बाद भी ये हो, अगर आप कहते कि हाँ, मैंने इसको डबल कर दिया, ठीक है? फिर ट्रिपल कर दिया, वो भी आप नहीं कर पाए, ठीक है? उसके बाद आपका जीएसटी कलेक्शन, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन जो है पूरे भारत का जो जीएसटी कलेक्शन जो है वो बढ़कर 11% बढ़ा है पिछली बार का, पिछले महीने का जो आया है जीएसटी कलेक्शन, ठीक है। लेकिन वही बिहार का 5% घट के आया है। तो आप कम से कम आप जो प्रगति कर रहे हैं तो उस पे तो आगे बढ़िए, लेकिन वहां पे भी आप प्रगति नहीं कर रहे थे, यानी कि आप जो वहां पे जो नेता हैं, ठीक है, क्यों वहाँ की ये उनकी हालत ये दुर्दशा बनी हुई है? उसकी दुर्दशा बस का कारण जो है, वो है कास्ट बेस्ड राजनीति, ठीक है ना? और पिछले पिछले 30 से 35 सालों से एक ही यही राजनीति कास्ट बेस्ड राजनीति ही चल रही है, ठीक है ना? और उसके पीछे देखिए कारण ये यही ये एक मुझे सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, ठीक है? लोगों को लगता है कि अगर भाई उनके कास्ट से जितना बड़ा गुंडा होगा, ठीक है, उतना ही उनकी कम्युनिटी के लिए अच्छा रहेगा। ये मानसिकता रखते हुए जो कोई गुंडा आता है, जो भी नेता आता है, जितना करप्ट रहता है, उन्हें लगता है कि भाई ये हमारे समाज के लिए काम करेगा, हमारे जाति के लिए काम करेगा। लेकिन ऐसा कोई भी मुझे नहीं दिखता है बिहार में, जिसने कि अ, अपनी जाति को या फिर अपने जो पूरे एज़ अ बिहार को आगे लेके जाने का प्रयत्न किया होगा। एक व्यक्ति मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो थे रामविलास पासवान,
जब भी वो उनको ऐसे सेंट्रल मिनिस्टर बनने का मौका मिला, तो उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए। एक जो मुझे याद है वो हाजीपुर का जो रेलवे का जो उन्होंने सेंटर बनवाया था, वो था। उसके बाद काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ लेके गए थे। लेकिन उसके बाद जितने भी मंत्री आए, चाहे जो भी आए, लालू भी रेलवे मिनिस्टर बने, चीफ मिनिस्टर तो थे ही थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है ना? और बेसिकली उसके पीछे यही है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ही है। और उसके बाद मेरा एक और सवाल है कि ये जो आप कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, उसके बाद क्या लोगों की स्थिति जो है बेहतर हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह से भारत में अगर कहीं भी चले जाइए, किसी भी राज्य में चले जाइए, तो जो जितने भी अ, हमारे बिहारी भाई-बहन जो हैं, सबसे ज़्यादा वही बिहार छोड़ के आते हैं जॉब के लिए। तो आप ऐसा क्या इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से वहाँ के लोगों को अधिक नौकरी मिल जाएगी? यहाँ पे हॉस्पिटल्स क्या अधिक खुले हैं या फिर खुल जाएँगे? ठीक है। चलिए आप यही बोल दिए कि भाई हाँ, यहाँ पे यादव के लिए तो यादव के लिए एक बड़ा-सा 500 बेड का एक हॉस्पिटल हम खोल देते हैं। तो वहाँ पे यादव का भी देखभाल होगा, साथ-साथ में दूसरे लोग का भी आएगा, तो शायद उससे भी कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन आपने तो वो काम भी नहीं किया है, ठीक है? ना तो आप कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए इन सब के पीछे जो जो स दिमाग काम कर रहा है, वो एक ऐसा दिमाग है, वो उनके 2-3 जो हैं लक्ष्य हैं, ठीक है? एक लक्ष्य है भारत की जो प्रगति हो रही है इस समय, उसको रोकना, ठीक है? और उस प्रगति को रोकने के लिए देखिए उसका रोकने का कारण क्या है? ताकि अगर देखिए भारत अगर इसी गति से प्रगति करता रहा तो जितने भी वेस्टर्न फोर्सेज़ हैं या फिर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज़ हैं, जिनके आगे भारत नतमस्तक होकर रहता था, वो उनके सामने अब ये सिर खड़ा करना सिर उठा के देख रहा है उस ठीक है? और खड़े होने का प्रयत्न कर रहा है। वो वो सब नहीं चाहते हैं, ठीक है? उसके पीछे आप मान लीजिए जॉर्ज सोरोस ने जैसे बिज़नेसमैन या फिर क्या बोलते हैं उसको कैपिटलिस्ट या फिर जो भी आप बोलिए उसको, ठीक है ना? वैसे लोगों का दिमाग है, वो लोग फंडिंग करते हैं एनजीओज़ को और वो एनजीओज़ जो हैं आपका दे पूरे भारत में एक प्रोपेगेंडा चलाती हैं और वो प्रोपेगेंडा चलाती हैं इस तरह कि भारत का जो समाज है एकजुट ना हो पाए, ठीक है ना? या फिर वो वो तस्वीर ना देख पाए जिससे कि उसको गर्व हो। वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जिससे कि उन्हें लगे कि भाई ये जो है हमारे भारत में परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं और उसके लिए एक सरकार को दोषी करें और उसको हटाया जा सके। और उसको हटा के एक ऐसी सरकार लेके आए जो कि उनके हिसाब से लगे कि हाँ भाई, वो क्या बोलते हैं उसको अच्छा काम करेंगे, ठीक है? तो इसके पीछे क्या हो रहा है कि देखिए, एक तो जॉर्ज सोरोस और इन लोग का उनका अपना एक अलग मोटिव है, तो वो वहाँ से कर रहे हैं और ये जो भारत की जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो भी उनके साथ काम कर रही हैं। क्योंकि जब ये इस तरह से समाज में इस तरह से प्रोपेगेंडा चलेगा, ठीक है? तो उनको फ़ायदा है कि वो सत्ता में आ जाएँगे और उनको फ़ायदा है कि भाई जो भारत की जो प्रगति है, वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसमें थोड़ा ब्रेक लगेगा, ठीक है? उसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, ठीक है? वो जो अपना सोल हार्वेस्टिंग का काम है, वो भी करती रहेंगी। उसके बाद जो इस्लामिक रेडिकल्स हैं, वो ग़ज़वाए हिंद का जो उनका जो सपना है, उस पे भी आगे वो काम कर पाएँगे। लेकिन इन सब के पीछे क्या हो रहा है ना, जो हमारा जो हिंदू समाज है, वो तोड़ा-मोड़ा जा रहा है। ठीक है? हज़ार साल की गुलामी के बावजूद भी अगर हिंदुओं को ये बात समझ नहीं आ रही है, हिंदू नेताओं को ये बात समझ नहीं आ रही है, तो ये अ, बड़े दुःख की बात मैं इसे मानता हूँ। और ये बड़ा खेल चालू हुआ है, ठीक है? और ये खेल जो है, अगर इस पे लगाम नहीं लगी या फिर कहें कि ये जो 2024 का जो इलेक्शन है, उसमें अगर मोदी जी वापस नहीं आते हैं, तो ये खेल जो है पूरे के पूरे देश में आग की तरह फैलेगा। क्योंकि उन्हें लग जाएगा कि भाई ये सक्सेसफुल हो गया है, तो हम इसको अभी स्टेट लेवल और हर जगह पे लेके जाएँगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें जो हिंदू लोग हैं, उन्हें ये बात को अच्छे से भली-भाँति समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो राहुल गांधी या फिर
लालू यादव या फिर आप जितने विपक्षी नेता हैं जो ये काम कर रहे हैं, वो खाली और खाली भारत समाज को, हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इन्हें कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए एक ही तरीका है कि जब इनको सत्ता से दूर रखा जाएगा और जब उन्हें लगेगा कि भाई जो तुम काम कर रहे थे, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, ठीक है? और वहाँ तक मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये जो काम कर रहे हैं, ये इनकी जो जो अ, जो इनका जो टारगेट है, ठीक है? या फिर जो उद्देश्य है, उसको हम सबको मिलकर उसको ध्वस्त करना होगा। और ये जो है, जो मैं बातें कर रहा हूँ, अगर आप इससे सहमत हैं, तो कृपया इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।